नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट में। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी, क्योंकि रोज मैसेज आ रहे हैं कि वीडियो डालो। वो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट रेडी नहीं था। उसको रेडी करने में हमें बहुत टाइम लगा, क्योंकि जब भी हम कोई फैक्ट वाली चीज़ ऐड करते हैं तो टाइम लगता है उसको अपडेट करने में। और जो हमने 2018 की जो लूसेंट की 2 वीडियो डाली है, उसमें थोड़ा कंटेंट अपडेट नहीं था, जिसके कारण हमने वो स्किप करनी पड़ी। और अब ये 2023 वाली जो लूसेंट है, इसमें बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट है एज कम्पेयर टू 2018 वाली लूसेंट से। तो ये कंटेंट तैयार करने में थोड़ा समय लगा, उसके लिए सॉरी। और आप हमारे जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो अपने मैसेज करके, कमेंट करके, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास हम जब भी पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे सोर्स की जरूरत होती है। बहुत सारी मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे सोर्स की जरूरत होती है। लेकिन अब इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में। जो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं, जो सोर्स हैं, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद का उदय, जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म। जो हमारा पूरा कवर करते हैं वो ये टॉपिक रहे जो हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज्य, शक, कुषाण, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, वाकाटक राजवंश, पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंशों का औपत्य, राजपूत वंशों की उत्पत्ति। ये हम सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। आगे हम देखते हैं इतिहास। इतिहास मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि इतिहास हमारे पास क्या होता है। जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्या बातें आती है कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, जब भी अगर आपको इंडिया का जो इंडिया की हिस्ट्री है वो जाननी है और वर्ल्ड की हिस्ट्री है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे लिए वो क्यों जरूरी है। वैसे तो इतिहास की बहुत सारी डेफिनेशन है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, ठीक है। बहुत सारी डेफिनेशन है कि जो ऐतिहासिक घटनाओं का जो विवरण मिलता है वो हमें इतिहास में मिलता है, ठीक है। जब भी हम इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को हम स्टडी करेंगे, तो हम उसको 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है पीपीटी में, हिस्ट्री की स्पेलिंग में, तो ये आप सही कर लेना, या मैं जो टेलीग्राम अपना ग्रुप है उसमें सही करके भेज दूंगी आपको। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास भारतीय इतिहास, दूसरा होता है हमारे पास विश्व का इतिहास, मतलब इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। जब हम इंडिया की बात करते हैं, अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो हम इसको 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। जब भी हमें भारत का इतिहास पढ़ना होता है तो हम उसको 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत। तो जब प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में जो हमारे हिंदू शासक रहे हैं उन्होंने शासन किया। अनंत काल से हमारे पास इन्होंने शासन किया। इसकी कोई मतलब हम डेट वगैरह हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम इसको अनंत काल से इंट्रोड्यूस करते हैं, अनंत काल से इसको हम लेकर चलते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब मध्यकालीन भारत का इतिहास हमारी
जो भारत में मुगलों का शासन हो जाता है 1526 में, जो है बाबर भारत पर अटैक करते हैं और अपने मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका मध्यकालीन भारत में। तीसरा आ जाता है हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में है, जैसे कि आपको पता ही है, अंग्रेज भारत में आ जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और तब से ये 1947 तक भारत पर राज करते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। प्राचीन भारत के इतिहास में हमारे हिंदू शासक आ जाते हैं, दूसरा मध्यकालीन भारत में आपके मुगल वंश आ जाते हैं और तीसरा आधुनिक भारत में हमारे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। तो ये जब हम इंडिया की बात करते हैं तो 3 पिलर में पढ़ते हैं हम ये इतिहास को, और वर्ल्ड हिस्ट्री हम जैसे लुइस ओल्वा हो गया, इनकी वर्ल्ड हिस्ट्री है वो अलग से पढ़ते हैं। तो अब देखिए भारत का इतिहास, हम अब अपने वर्ल्ड के उसमें नहीं, अपने इंडिया के उसमें बात करेंगे। जो उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मैप के जरिए बताया था कि आपको लोकेशन बहुत जरूरी है, पता होना कि कौन सी चीज कहाँ लोकेट करती है, इसकी जानकारी आपको बेहद जरूरी है। तो मैंने क्या कहा भी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला, ये क्या है हमारा भारतवर्ष, ठीक है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर उत्तर का मैंने आपको पॉइंट दिखा दिया और दक्षिण का आपको मैंने पॉइंट दिखा दिया। जो समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप किसके नाम से विख्यात है? वो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थ भरतों का देश यहाँ तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थ भरत की संतान कहा जाता है। महापुराणों में भारतवर्ष जो भारतवर्ष नाम पड़ा वो हमें उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? महाकाव्य और पुराणों से। अर्थ भरतों का देश, जैसे कि ये एक जो महापुराण है उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें भरत नाम के व्यक्ति की मिलती है, जो बहुत बड़ा राजा अपने माना जाता था, और जो जिस एरिया में वो रहता था वहाँ जो पब्लिक रहती थी, उसकी जनता रहती थी, उसको क्या कहा जाता था? उसकी संतान, मतलब भरत की संतान। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखें कि जो आपका महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष नाम दिया गया अपने भारत को। दूसरा, यूनानी इसे इंडे और अरब इसे हिंद कहते हैं। जो यूनानी लोग भारत में आए वो अपने हमारे भारत को क्या कहते थे? वो इंडे कहते थे। और जो अरब के लोग हमारे इंडिया को आए, मतलब इंडिया में घूमने आए, उन्होंने उसको क्या नाम दिया? हिंद का नाम दिया। नेक्स्ट है हमारे पास मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जब मुगल भारत में आए 1526 में, जब मुगल वंश की स्थापना हुई, ठीक है, तो मुगलों ने ऐसे क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अपने इंडिया को वो हिंदुस्तान नाम उन्होंने दिया था। दूसरा हमारे पास आ जाता है अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अपने अपने देखिए, जैसे हम प्राचीन काल में हमने देखा कि जो भारत को क्या क्या कहते थे? भारतवर्ष। और मध्यकाल में क्या इसका नाम पड़ गया? हिंदुस्तान। और जो आधुनिक इतिहास में इसका नाम लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? इंडिया नाम लिया जाता है। ये मैप आप देख लेना अच्छे से, इसकी लोकेशन का बहुत जरूरी है पता होना, ये इसको देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास प्राचीन भारत। जब भी प्राचीन भारत या किसी भी मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत को हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले हमें सोर्स की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि किस सोर्स से हमें क्या जानकारी मिलेगी। तो उसके प्राचीन भारत को जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, स्टडी करने के लिए हमारे पास जो सोर्स आते हैं, सबसे पहले आते हैं धर्म ग्रंथ, उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ धर्म ग्रंथ को हम किस कैटेगरी में रखते हैं। आपके धर्म ग्रंथ
ग्रंथ ये हो जाते हैं जैसे वेद, ब्राह्मण, पुराण, वेदांग, उपनिषद, समष्टि ग्रंथ, धर्मसूत्र, अरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। ये सारी लिस्ट किस में आती है? ये 10 के 10 पॉइंट है जो ये आते हैं हमारे धर्म ग्रंथ में। दूसरा हमारे पास ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या आ जाता है, जैसे पुस्तकें आ जाती हैं हमारे पास। पुस्तकों में जैसे अर्थशास्त्र हो गई, राजतरंगिणी, चर्चनामा, अष्टाध्यायिनी, गार्गी संहिता, महाभाष्य, ये आ जाते हैं हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ में। ठीक है, जिसमें मतलब हमें संस्कृति के बारे में पता चलता है और जब इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम रहता था, ये हमें बुक्स से पता चल जाता है। और जो दूसरा हमारी संस्कृति के बारे में हमें पता चल जाता है धर्म ग्रंथ से। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया आई होप। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। अब हमने धर्म ग्रंथ बनाए हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ बनाए हैं, इनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम इसमें देखेंगे। भारत का स्व प्राचीन ग्रंथ वेद है। जो हमारे भारत में प्राचीन जो वेद माना जाता है वो धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके जो हमारे लिखा था महर्षि कृष्ण दयापन वेद व्यास को माना जाता है। जो इसके संकलन करता, एक तो होता है राइटर, जिसने मतलब जो हमारा लिखा है सारा, जिसने जैसे एक बुक है वो सिर्फ एक राइटर नहीं लिखता, वो कहीं कहीं से सोर्स इकट्ठे करके उसको एक धागे में पिरो के एक पुस्तक के रूप में उसको लिखता है। लेकिन जो संकलन करता है वो ऐसा होता है कि जैसे दूसरे व्यक्तियों ने लिखा, जैसे ए बी सी 3 व्यक्ति है, ए ने कुछ और लिखा, बी ने कुछ और लिखा, सी ने कुछ और लिखा, तो उस सारों की कलेक्शन करके जो एक बुक में लिखता है उसको कहते हैं हम संकलन करता। काफी पिछले वीडियो में इसका डाउट आया था मेरे पास कि संकलन करता क्या होता है, तो हिमांशी नाम की लड़की ने वो पूछा था आई थिंक कि संकलन करता क्या है। तो संकलन करता वो है बच्चे जो कलेक्शन करके हमारे पास कोई चीज लिखी जाती है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, ए बी सी 3 व्यक्तियों ने कोई बुक लिखी अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन कोई मैम जैसे ए बी सी ने लिख दिया, ठीक है, उन्होंने लिख दिया अपना काम, लेकिन मैं एम नाम का कोई और व्यक्ति आ गया, उसने उसको सारा कलेक्ट करके एक बुक में लिख दिया, उसको संकलन करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम देखते हैं वेद 4 है। जो हमारे पास वेदों की संख्या है वो कितनी है? 4 है, जिसमें सबसे पहले हम आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेद है, इसलिए ये फैक्ट याद रखना कि जो सबसे बड़ा वेद है वो कौन सा माना जाता है, वो आ जाता है हमारे पास ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आगे हम देखते हैं इनको। जो ऋग्वेद है, अब हम ऋग्वेद को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचाएं होती हैं उनके क्रमबद्ध ज्ञान को, मतलब उनके कलेक्शन के ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 10 28 सूक्त एवं 10 462 ऋचाएं हैं। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल है, 10 28 सूक्त एवं 10 462 ऋचाएं हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास व ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। जिस प्रकार आर्य हमारे भारत में आए, इसके भी इसको ये मानता है कि आर्य यहीं के लोग थे, कोई कहता है लोग बाहर से आए, लेकिन इसके ऊपर भी डाउट हमारे चलते रहते हैं। लेकिन जो भी था इस वेद में उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आर्य की जो राजनीतिक प्रणाली थी, जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था, उसके बारे में ऋग्वेद में हमें जानकारी मिलती है। आगे आ जाता है हमारे पास, इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहा जाता है। जो ऋग्वेद की ऋचाओं को स्टडी करता है उस ऋषि को क्या कहा जाता है? होतु कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है।
जो हमारा ऋग्वेद का 3rd मंडल है वो किसको समर्पित है? वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और जो हमारा गायत्री मंत्र है, काफी बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल में है, तो आपको याद रखना है वो 3rd मंडल में है और किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र द्वारा रचित है। आगे हमारे पास आ जाता है जो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। हमारे पास 3rd मंडल में क्या था? सूर्य देवता को समर्पित है। और दूसरा गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? वो 3rd मंडल से लिया गया है। आगे हमारे आ जाता है 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिसेंटली जीडी का एग्जाम हुआ था, कांस्टेबल जीडी का, उसमें खिल वर्ड पूछा गया था कि जो खिल वर्ड है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारे पास ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। आप इसमें सीधी बात याद रखना कि जो ऋग्वेद में इंद्र देवता का उल्लेख हुआ है, मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो 250 बार मिलती है, और जो मतलब उनके नाम का प्रयोग हुआ है। और जो अग्नि है उसमें 200 ऋचाओं का प्रयोग हुआ है। जो अग्नि वर्ड है उसको 200 बार इसमें इंक्लूड किया गया है, उसका वर्णन हमें ऋग्वेद से मिल जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने ना आपको फर्स्ट वीडियो में करा दिया था, वो मैं दोबारा से वीडियो बनाने का मेरा पर्पज ये था कि जो उसमें हम जो फैक्ट थे वो छूट गए थे, वो उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना। और ये तो आप देखिए ना, क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ी है। बाकी आपको उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो अच्छे से उसको स्टडी कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों व विधि विधानों का संकलन मिलता है। जो हमारा यजुर्वेद है उसमें किस प्रकार विधि विधानों के अनुसार रूल रेगुलेशन के साथ यज्ञ किए जाएंगे, उसका उल्लेख उसमें मिलता है। मतलब यजुर्वेद में यह से आपको याद रखना है, यजुर्वेद जिसमें यज्ञों का जो यज्ञ है उसके विधि विधान का संकलन मिलता है। इसके पाठकर्ता को अध्ययु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। कि जो ये यजुर्वेद है इसको गद और पद दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास साम वेद। साम का अर्थ है गान। इस वेदों में यज्ञों के अवसरों पर गाने वाले हमारा याद होगा। तो भारतीय संगीत कहा जाता है। इस बाकी हम अथर्व अथर्व 700 6000 पद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और विश्वासों, देखिए अथर्ववेद एक लास्ट में ये सबसे नया, ये लास्ट। तो जो इसमें जो हमारे मनुष्य के विचारों, उनके थॉट और जो वो अंधविश्वास विवरण इस
मंत्रों में जादू सभा एवं समिति को प्रजापति के भी जो सभा इस वेद में इसका उल्लेख मिलता छोटा सबसे प्राचीन वेद व सबसे बाद का पत्थर की सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद सबसे बाद के प्राचीन वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद चारों जाते ये है हमारा अरणायक क्षेत्र के पश्चात ब्राह्मण अरणायक क्षेत्रों इससे उत्तर वैदिक काल जो हमारे ब्राह्मण शब्द उनके विषय में जानकारी हमें उत्तर ठीक है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। जो ऐत्रेय वो है हमारा निषद उसमें राज्याभिषेक कैसे किया जाएगा उसके जो रूल रेगुलेशन है कि पहले तिलक किया जाएगा स्नान करा के उसको गद्दी पे बिठाया जाएगा ऐसे रूल उसमें लिखे गए हैं। जो प्राचीन राजाओं के समय पर राज्याभिषेक किए जाते थे उनके बारे में इसका विवरण हमें मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतप्रथ ब्राह्मण का स्थान है। जो वैदिक साहित्य हमारे पास आता है उसके बाद शतप्रथ जो ब्राह्मण का स्थान है। नेक्स्ट है हमारे पास पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। इसके रचयिता लोमवर्ष में उनके पुत्र उग्रशव हैं। इसकी संख्या 18 है। सबसे बड़ी बात और मेन बात पुराणों की संख्या आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसकी संख्या कितनी है तो इसकी संख्या 18 है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। जो पुराणों में सबसे फेमस जिसको माना जाता है और जो प्रामाणिक है जिसके ऊपर काफी फैक्ट हैं वो हमारा कहाँ आ जाता है पुराण में। और वो कौन सा पुराण है वो है मत्स्य पुराण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। जो हमारी संस्कृति है उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो अग्नि पुराण का काफी महत्व है। ये पुराण है इनसे संबंधित वंश है। जो विष्णु पुराण है वो कहाँ से है मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से और जो वायु पुराण है गुप्त वंश से। ये मैंने आपको सारा वीडियो में करा दिया था पहले बस आप इसकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। और रिवीजन के बाद जो आपको कंटेंट यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा जो भी वीडियो डाली जाएगी शाम को 10 बजे रात के 10 बजे मतलब आपकी इसी कंटेंट से रिलेटेड क्विज होगी। क्विज भी हमारी काफी दिनों से नहीं आ रही थी उसका बस यही कारण था थोड़ा बिजी चल रहे थे कंटेंट बनाने में। बाकी अगर जिस दिन वीडियो आएगी उस दिन क्विज जरूर होगी क्योंकि आपकी रिवीजन होना बहुत जरूरी है। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास बौद्ध व जैन साहित्य। जातक में बुद्ध की जो पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ वास्तु कथा वस्तु है। जो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है वो कथा वस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र एवं कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन मिलता है। तो ये हो गया थोड़ा बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में। जो अन्य
के डाउट आए तो अधिकरण को चैप्टर कहा जाता है और परिकरणों को पार्ट्स कहा जाता है। 15 चैप्टर हैं, उनको आगे फर्दर 180 पार्ट्स में विभाजित डिवाइड किया गया। इसमें मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कलहण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है कि जो कलहण लेखक उसने कौन सी पुस्तक लिखी, राजतरंगिणी के लेखक कौन। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चर्चनामा लेखक अली अहमद। जो अरबों ने भारत पर सिंध वाला इलाका था विजय जो प्राप्त करी थी उसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो चर्चनामा लेखक अली अहमद उसके लेखक हैं और चचनामा में वो मिलती है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। कात्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। जो हमारी कात्यायन की गार्गी संहिता जो एक ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है तो इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पामित्र शुंग के पुरोहित थे जिसके महाभाष्य के सुशांगों के इतिहास का पता चलता है। जब मैंने ये फर्स्ट वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने यही कराया था और काफी कुछ उसमें हमारा कवर हो गया था। ये सिर्फ एक अपडेशन के लिए हमने दोबारा वीडियो डालने पड़ रही है कि एक भी फैक्ट आपका ना छूटे। और उसके बाद मैंने ये वीडियो डालने के बाद क्विज ली थी, लगभग 3 दिन क्विज ली थी इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर। तो सबके क्वेश्चन अच्छे रहे, सबको आते थे, सबकी रिवीजन हो गई थी। तो ये तो आप पढ़ भी लेना, ठीक है दोबारा। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें बता सकते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट का आंसर भी मिलेगा और उसको पिन कर दिया जाएगा ताकि और जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं उनको भी जानकारी मिल जाएगी। तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें ये डला था कि जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो ये है, इनको अच्छे से आप पढ़ लेना। कई बार क्वेश्चन जो है डीपली भी पूछा जाता है तो उसके लिए आप ये भी लेख पढ़ लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो में इतना ही और आगे बस अब डेली वीडियो आएंगी तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। वीडियो डेली आएंगी और अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करते रहिए। देखिए रिवीजन करना बेहद जरूरी है, रिवीजन के बिना आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। और क्विज आप डेली दिया करो। मैं सोच रही हूँ कि एक अलग से ग्रुप बनाया जाए कि जिसमें आपकी कोई क्वेरी है आप पूछ लीजिए। पर मैंने काफी बार बोला है कि कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर दीजिए, पर आप कमेंट नहीं करते। तो ग्रुप का भी तभी फायदा है कि आप डेली रूटीन में क्विज दें और वीडियो देखें, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे सोचेंगे। बाकी आप अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।